दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक फेमस सोशलिस्ट रमा मेहता का एक वर्क डिस्कस करेंगे, इनसाइड द हवेली। ये वर्क इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है। ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी दोस्तों। ये उन पहली महिलाओं में से थी जिनको इंडियन फॉरेन सर्विस में अपॉइंट होने का मौका मिला था, और खुद एक सोशलिस्ट थी, एक लेक्चरर थी। लेकिन राजस्थान में एक ओसवाल फैमिली में शादी होने की वजह से इनको अपनी ये जॉब छोड़नी पड़ी थी। मतलब इनके लिए कोई आसान बात तो नहीं रही होगी इस जॉब को छोड़ना। जब ये उस फैमिली में जाती है, वहां की कस्टम्स देखती है राजस्थान की, तब इनको पता चलता है कि ये पर्दा प्रथा यानी घूंघट रखने की प्रथा बहुत पुरानी चलती आ रही है। अब ये कोई चटपटी स्टोरी नहीं है जिसके अंदर एक औरत जो सारे कस्टम्स, पुराने कस्टम्स के खिलाफ अकेली खड़ी हो जाए गलत साबित करने के लिए और अपनी बातों को सही साबित करने के लिए। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है दोस्तों। इस नोवेल में वो अच्छे बुरे दोनों साइड्स को बताती है अपने कल्चर के। इनकी डेथ के बाद इनको इस नोवेल के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, जो कि एक बहुत ही सम्मान की बात होती है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग ढंग से इस नोवेल को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। इनसाइड द हवेली, ये जो वर्क है रामा मेहता का मॉडर्न क्लासिक वर्क है, जो कि एक यंग लड़की गीता की कहानी बताता है, जिसने राजस्थान के ओल्ड ट्रेडिशंस के बीच में अपने डिग्निटी मेंटेन की। बॉम्बे की एक पढ़ी लिखी लड़की जिसकी अजय नाम के एक उदयपुर में रहने वाले लड़के से शादी होती है, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है उदयपुर की। कहने का मतलब उसकी शादी हुई एक अरेंज मैरिज, एक ट्रेडिशनल राजपूत फैमिली में, जिसकी एक पुरानी हवेली थी और लगभग 300 साल पुरानी ग्लोरी को मेंटेन कर रही है ये फैमिली। पहले पहले तो जब वो इस हवेली में आई तो खुद को बहुत फंसा हुआ सा पाया, क्योंकि उसको एक पर्दा रखना पड़ता था और उम्र में भी कोई खास बड़ी नहीं है, लगभग 19 साल उम्र है, लेकिन फिर भी एक आउटसाइडर सा फील करती है इस फैमिली के बीच में। उसने हवेली में लोगों को बात करते हुए भी सुना था जब ये नोवेल स्टार्ट होती है कि ये हमारे साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये हमारे में से नहीं है। इवन उसके खुद के पेरेंट्स, उसका हस्बैंड अजय भी इस बात को समझता था कि एक लड़की का अचानक से एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, वो कैसे एडजस्ट करेगी ट्रेडिशनल हमारी जो कल्चर है उसके साथ में। ऐसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब टाइप का कंफर्ट था, सारी वेल्थ थी, लेकिन फिर भी उसमें एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट था हवेली के अंदर। लेकिन फिर भी उसे देखो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसके हस्बैंड को दिल्ली से जॉब ऑफर मिलेगा और वो दिल्ली चले जाएंगे। देखो ये हवेली जो थी ये बहुत बड़ी थी, इसे 300 साल पहले बनाया गया था विदाउट प्लानिंग के। मतलब जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, वैसे तो 3 रूम्स थे इसके अंदर। अब आप कहोगे 3 ही रूम्स, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस होती है, वैसे ही बहुत सारे रूम्स थे इसके अंदर। 3 रूम्स के अंदर ही बहुत सारे रूम्स थे, बहुत सारे कोर्टयार्ड्स बने हुए थे, मतलब आंगन कहते हैं ना जिसको। और गीता को उस वक्त बहुत ज़रूरी था कि वो घूंघट करके रखे, क्योंकि वो नई नवेली दुल्हन थी। जब वो इस फैमिली में आई थी तो ये हाउस होल्ड बहुत बड़ा था, ये फैमिली बहुत बड़ी थी, बहुत सारे नौकर थे इस फैमिली में, जिनको जहाँ पर जगह मिलती थी, जिस कोर्टयार्ड में जगह मिलती थी वहाँ पर सो जाते थे। रात के वक्त वो जो मेड्स थी घर की, वो अपने हस्बैंड से बातें करती थी। और एक खास बात ये थी कि इस घर में कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रह पाती थी, अगर एक के कान में पड़ गई तो वो सबको बता देगा। और ये किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि हर कोई इसमें गलतियां निकालने की कोशिश करेगा, हर कोई इसे राय देने की कोशिश करेगा कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। इस हवेली में सिर्फ एक ही इंसान था जिस पर ये ट्रस्ट कर सकती थी, वो था इसका हस्बैंड, जिसको भी ये रात के टाइम पर देखती थी। मतलब शादी हो गई फिर भी इतना खुले में मिलना अलाउड नहीं था हस्बैंड से। पूरा दिन ऐसे ही निकालने के बाद में, औरतों और बाकी रिलेटिव से बात करने के बाद में, रात में जब ये अपने हस्बैंड से मिलती थी, जो भी बार बार न जाने कैसे कैसे बहाना ढूंढ के आता था इससे मिलने के लिए, और मेड्स हंसती थी, वो जानती थी कि ये क्यों आ रहा है बार बार। देखो अजय को खुद को भी ये माहौल थोड़ा सा दबाने वाला लगता था, ऑप्रेसिव लगता था कि कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज चलती रहती है हमारे ट्रेडिशन के अंदर। अब ऐसे में गीता को एक मेड मिलती है धापू। ये यहाँ पर इसकी गाइड बन गई कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, एकदम सही राय देती थी कि एक डॉटर इन लॉ, जो नई नवेली दुल्हन आती है इस घर के अंदर, उसको ऐसी फॉर्मेलिटीज निभानी चाहिए कि अपना घूंघट करके रखना चाहिए, जब बड़े बात करते हो तो सिर्फ गर्दन हिलानी है और किसी भी बड़े से घूंघट उठा के बात नहीं करनी। अब पूरा पूरा दिन काटना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, पूरा पूरा टाइम ये किसी ना किसी काम में लगी रहती थी, बहुत हार्डली इसको रीडिंग का टाइम मिल पाता था, जो इसे बहुत पसंद थी। अब धीरे धीरे इसे सारे फैमिली मेंबर्स समझ में आने लगे, रिलेशनशिप्स, काकी सा, मामी सा, बुआ सा, बाई सा, एंड सो ऑन। ये धापू की एडवाइस को फॉलो करती थी, जब बड़े बात कर रहे हो तो गर्दन हिलानी है बस। देखो जो ये घूंघट करके रखती थी ना, उसका एक फायदा था जो इसे पसंद आ रहा था। जब इससे कोई बात कर रहा हो तो ये उसे देख सकती थी, वो इसे नहीं देख सकता था, इसका फेस नहीं देख सकता था। इसके फादर इन लॉ का नाम था भगवत सिंह,
और इसकी मदर इन लॉ का नाम था कर्णवर्णी सा। इसकी सास में इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिग्निटी थी, जैसा लगता था जैसे वो पैदा ही कमांड्स देने के लिए हुई हो। वो गीता को भी वैसे ही कमांड्स देती थी। एक दिन उन्होंने अपना ब्रेसलेट गीता के हाथ में बांधते हुए कहा कि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब तुम ये सारी जिम्मेदारी संभालो। ऐसे तो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन गीता के लिए अफेक्शन भी रखती थी। धीरे धीरे गीता हवेली के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने लगी। उसने किसी भी टाइप का प्रोटेस्ट करने की कोशिश नहीं की। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया जो भी उसे सौंपा गया। 2 साल का टाइम न जाने कैसे गुजर गया और वो बहुत चेंज हो चुकी थी। तो इस हवेली का एक अच्छा नियम था कि छोटों को हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। देखो, ये चीज़ें आर्टिफिशियल लगती थी, लेकिन फिर भी इस हवेली में कोई भी लाउडली बात नहीं करता था, अनप्लेजेंट तरीके से बात नहीं करता था किसी भी बड़े मेंबर के साथ में, जो कि एक अच्छी चीज़ थी हवेली की डिग्निटी बनाए रखने के लिए। गीता भी अपनी पहले की पर्सनैलिटी को भूलकर इस एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गई। उसने अपनी फीलिंग्स को, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। जब वो अपनी दादेर सास के पैर छूने के लिए झुकती थी तो उसकी सास उसे आशीर्वाद देती थी कि जुग जुग जियो, तुम्हारे बहुत सारे लड़के हों और हमेशा सदा सुहागन रहो। ये 2 ब्लेसिंग्स थी जो उस टाइम पर चलती थी ट्रेडिशनल इंडिया में। एक तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लड़के हों, और दूसरा तुम अपने हस्बैंड से पहले मर जाओ। यानी ऐसा टाइम ना आए कि तुम्हारा हस्बैंड मर जाए और तुम जिंदा रहो, मतलब विडो हो जाओ। गीता की सास को औरतों का जमावड़ा बैठाना बड़ा अच्छा लगता था। उसने औरतों को बुलाया और साथ में मिठाइयाँ खाने लगे। शाम के टाइम पर बहुत सारे प्रोफेशनल सिंगर्स भी आ गए गाना गाने के लिए हवेली में। डांस चल रहा था, लोगों का एंटरटेनमेंट चल रहा था। धापू भी गीता को लेकर आई। धापू जो मेड थी, मैंने आपको बताया था, और विंडो से वो अपने हस्बैंड्स को देखने लगी। अजय सिंह जो अपने फादर के साइड में खड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे बाप बेटे की पोर्ट्रेट्स हैं। एकदम राजशाही चेहरे, सिल्क के कोट पहन रखे थे, फिटिंग पैंट्स पहन रखी थी, कलरफुल टर्बन्स पहन रखी थी, मतलब पगड़ियां पहनते ना उनके हेड्स पर, वो पहन रखी थी। गीता ने अपने बड़े ससुर साहब को देखा जिनकी सफेद दाढ़ी उन्हें एक डिग्निफाइड लुक दे रही थी। जब अजय का इस फैमिली में जन्म हुआ था ना, तो उस वक्त खुद उदयपुर के महाराणा इस हवेली में आए थे और 500 से भी ज्यादा मेहमानों को न्योता मिला था कि हमारे घर में एक बेटे का जन्म हुआ है। गीता साफ देख सकती थी कि इस परिवार की पुरानी ग्लोरी भले ही आज ढल रही हो, लेकिन डिसिप्लिन आज भी बरकरार है। और यहीं उसे कभी कभी प्राउड होता था कि उसे इस घर की बहू बनने का सौभाग्य मिला। तो कैसे वो अपनी छोटी मोटी परेशानियों को अपनी इस बड़े परिवार की मर्यादा के आड़े आने देती। इसकी खुद की सास भी अपनी सास भाबासा, जो कि संग्राम सिंह की वाइफ थी, इसके बड़े ससुर साहब की वाइफ, इसने खुद देखा था कि इसकी सास उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती कि भाबासा अगर 4 जली कटी बातें भी सुना दे तब भी मजाल है कि सासू माँ ऊंची आवाज में उनसे बोल जाए। 50 साल से सास बहू का यही बॉन्ड बना हुआ चला आया था, और अब इसका और इसकी सास का भी वही बॉन्ड बन गया था। वो अलग बात है कि टाइम के साथ इस फैमिली की इनकम कम हो गई थी और उदयपुर के महाराणा से भी जो हेल्प मिलती थी वो अब मिल नहीं रही थी। अब टाइम गुजरा, अजय और गीता की एक बेटी हुई विजय। इन लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया, मतलब जितना इनकी बस में था बहुत सेलिब्रेट किया। उसी के कुछ दिनों बाद भाबासा बीमार हो गई, जो घर की बड़ी सास थी ना, वो गुजर गई। गीता बताती है कि उस वक्त हवेली में गम का माहौल छा गया था 13 दिनों के लिए। यहाँ तक कि बच्चों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी हवेली में। अड़ोस पड़ोस की औरतें आई उस वक्त हवेली में घूंघट ओढ़ के और रोने लगी बरामदे में बैठकर। उन्होंने भाबासा की बॉडी को टच भी किया। गीता बताती है कि उसकी सासू माँ उस वक्त बोली कि मुझे अकेला छोड़ गई रोती हुई। 50 सालों तक उसने मुझे रास्ता दिखाया। सास की बात कर रही है, अब कौन मुझे संभालेगा। सैकड़ों लोग आए थे हवेली में उस दिन, और हर दिन 13 दिनों तक लगभग 200 लोगों को खाना होता था। 70 सालों से ट्रस्टी बनकर भाबासा ने जीवन निवास का पूरा काम संभाल रखा था। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गीता की सास पर आ गई थी। दोस्तों, इस घर की एक नौकरानी है। मैं आपको एक और सीन बता रहा हूँ यहाँ का। एक इस घर की नौकरानी है लक्ष्मी, जिस पर एक ड्राइवर हीरालाल लाइन देता था। उसको लुभाने के लिए तरह तरह की गिफ्ट्स लाकर देता था उसे, लेकिन वो दूर भागती थी क्योंकि शादीशुदा थी और उसका पति गंगाराम सीधा आदमी था। एक छोटी सी बच्ची भी थी उनकी, सीता, जो अभी अभी हुई थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, गंगाराम को शक हो गया कि उसकी बीवी का ड्राइवर के साथ में लफड़ा चल रहा है। और अगले दिन हवेली में जो हंगामा किया गंगाराम ने, उस ड्राइवर को तो कुछ नहीं बोला, अपनी वाइफ को सुनाने लगा, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगा कि तू ऐसी है वैसी है। लक्ष्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई।
वो हवेली छोड़कर चली गई। नौकरानी हवेली छोड़कर चली गई। एक रात ऐसी गई कि दोबारा लौटकर नहीं आई। जाने से पहले उस औरत ने अपनी छोटी बच्ची सीता के बारे में भी नहीं सोचा। एक ही रात में गंगाराम का पूरा परिवार बिखर गया। बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। एक दूसरी सर्वेंट थी ख्याली और परी, मतलब 2 सर्वेंट्स थी। वो उदयपुर गई थी घूमने के लिए। वहां पर उनको ये लेडी मिल गई, लक्ष्मी। लेकिन उस औरत ने हवेली वापस आने के लिए मना कर दिया। इस बात को 5 साल गुजर गए। गीता अब इस एनवायरनमेंट से काफी फ्रेंडली हो गई थी, चेंज हो गई थी। उसका एक बेटा भी हो गया था, विक्रम। उसने अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ हवेली की सारी जिम्मेदारियां एकदम ढंग से संभाल ली थी। गीता ने एक फैसला और किया कि नौकरानी की जो बेटी है ना, सीता, इसको ये अपनी बेटी विजय बाइसा की तरह स्कूल भेजेगी। इस बात पर हवेली में बहुत नाटक हुआ कि नौकरों की बेटी को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है, पढ़ाई इनके लिए वेस्ट है। आखिर इन लड़कियों को ब्याहना है और जाकर ये भी वही काम करेगी जो इनके माँ बाप ने किया। अब ये बात कोई बड़ा नहीं बोल रहा था घर का, घर की दूसरी नौकरानी बोल रही थी, परी। देखो, नौकरों के दिमाग में भी यही था कि बच्चियों को पढ़ना नहीं चाहिए, इनको भी जाना है, ब्याहना है, इनकी पढ़ाई वेस्ट है। और इसको पढ़ाने के लिए भी ससुर साहब की परमिशन लगेगी। ससुर साहब मान गए। उन्होंने ज़्यादा आनाकानी नहीं की गीता के सामने, वो ज़्यादा बोलते भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ उदयपुर में लोग अपनी बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियाँ किसी को नहीं चाहिए। नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं इनके। लेकिन फिर भी अगर ये गलियों में खेलेगी, इससे बेटर यही है कि स्कूल जाए, पढ़े। अब एक दिन गीता गई नंदू बुआ सा के घर। ससुर साहब की बहन थी ये। चेहरे से चिड़चिड़ी लगती थी, लेकिन गीता से हमेशा अच्छी थी। 2 साल पहले इनकी पति की भी डेथ हो गई थी। उन्होंने भी गीता से यही बात निकाली कि एक नौकरानी की बेटी को स्कूल भेजने की जो बात की है वो ठीक नहीं की है तुमने। तो उस वक्त इसकी सास ने इसको डिफेंड किया। वो बोली कि ये तो घर के मर्दों ने तय किया है कि नौकरों के बच्चे भी पढ़ेंगे, इसमें हम क्या करें। उसे अच्छा लगा कि सास ने उसको डिफेंड किया उसकी। फिर एक और बुआ सा थी, मंजी बुआ सा। वो अकेले में गीता को छत पर ले गई। उन्होंने बताया, बेटा एक टाइम था जब औरतों को एजुकेशन तो छोड़ो, घर से बाहर भी निकलने की परमिशन नहीं थी। ये बुआ सा सिर्फ 14 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। आज तक इस बुआ सा की दूसरी शादी नहीं हुई। गीता ने उस बुआ की आंखों में दर्द देखा था कि उस औरत ने जिंदगी बिना किसी वजह के काट दी। ना फैमिली फंक्शन में जा सकती थी, ना 30 त्योहारों पर, क्योंकि विधवा थी ना। तो बुआ सा ने गीता से बोला कि अच्छा कर रही है, और सिर्फ सीता ही क्यों, बहुत से गरीब बच्चे हैं, सबके लिए करो। देखो, गीता ने ये जो कदम उठाया था उसका चेंज उसको साफ देखने को मिल रहा था कि सीता जब स्कूल जाने लगी तो सारे उसे एक अच्छी नजर से देखने लगे। छोटे से काम से छोटा सा चेंज आया, अब बड़ा काम करेगी तो बड़ा चेंज आएगा। अजय की एक कजन आई थी कांता, वो बोली नौकरों को बिगाड़ो मत। लेकिन गीता कहाँ रुकने वाली थी, वो किसकी सुनने वाली थी। उसने घर की नौकरानियों को, नौकरानियों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू कर दिया। वो बस इतना चाहती थी कि कम से कम ये लोग अंधविश्वासों से दूर हटें। एक दिन अजय ने भी बोल दिया कि मुझे यहीं उदयपुर यूनिवर्सिटी में प्रमोशन मिल सकता है, तो हम लोग दिल्ली नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं था कि गीता को ये बात जानकर कोई झटका लगा हो, बल्कि उसे तो पहले से ही पता था। वो प्रिपेयर्ड थी, मान चुकी थी कि आने वाली लाइफ इसी हवेली में काटनी है। सच कहूं तो अब उसे उदयपुर पसंद भी आने लगा था। उसने देखा था कि उसकी खुद की बेटी विजय बाइसा को स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन सीता को अच्छा लगता था, वो एंजॉय करती थी स्कूल जाना। एक दिन सीता को किसी औरत ने लड्डू खाने के लिए दिए। बाद में पता चला कि वो औरत कोई और नहीं, उसकी माँ लक्ष्मी थी, जो इसको छोड़कर चली गई थी ना बचपन में। अब ये धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो शायद वो उस पर नजर रखती थी। गीता ने हवेली को पूरा स्कूल बना दिया था। वो क्लासेस लगवाती थी तो अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी पढ़ने आ जाते थे। पड़ोस में हवेलियों में नौकरानियां जो थी वो अपने बच्चों के साथ गीता मैडम की क्लास में आकर बैठ जाती थी। तब उस मोमेंट गीता को पता चला यहाँ की गरीबी के बारे में, यहाँ के लोगों की गरीबी के बारे में, और क्यों ये लोग छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। जहाँ भी इनको मज़ा मिले, तीज त्योहार मेले, वहाँ पर चले जाते हैं अपना समय काटने के लिए। जो औरतें पहले पहले हंस रही थी कि हवेली को स्कूल बना दिया, बाद में किसी ना किसी बहाने से वो भी आकर बैठ जाती थी गीता मैडम की क्लास में।
लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन बढ़ने लगा। लड़कियां काम धाम कुछ कर नहीं रही थी। ऑब्जेक्शन करने वालों को कहना था कि काम धाम कुछ कर नहीं रही है, बस क्लास में पड़ी रहती है। गीता को गुस्सा तो आया कि वो इस ऑब्जेक्शन के साथ साथ हवेली की डिग्निटी पे भी सवाल उठा रहे हैं वो लोग, लेकिन वो तय कर चुकी थी कि अब मैं उदयपुर छोड़कर रह जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कमाल की बात ये थी कि गीता की सास ने उसको सपोर्ट किया कि हमने तो अपनी ज़िंदगी काट ली, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम किसी की मत सुनो, जो कर रही हो वो करती रहो। और ऐसे ही 5 साल और गुजर गए। सारे नौकर अब पहले से ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। अजय का प्रमोशन हो गया था उदयपुर यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में वो हेड बन गया था। देखो, गीता जब नई नई ब्याह करके आई थी ना इस फैमिली में, इस हवेली में, तो ये बातें होती थी कि नई दुल्हन अजय को अपने साथ में ले जाएगी। लेकिन अब ये बातें होना कम हो गई थी। कम क्या, बंद हो गई थी। गीता अब पूरी तरह से उदयपुर की हो गई थी। लेकिन आज भी उसे औरतों का वो पर्दा घूंघट करना अच्छा नहीं लगता था। काफी कुछ बदल गया था। ये डायरेक्टली कभी कभी अपने ससुर साहब से बैठकर बातचीत करती थी, कुछ राय लेती थी, कुछ राय देती थी, और जितना हो सकता था वो इसे सपोर्ट भी करते थे। उसे अभी पता चला कि उसके ससुर साहब कितनी सारी क्वालिटीज के मालिक हैं। और थोड़ा समय गुजरा, सीता की एंगेजमेंट हो गई। कमाल की बात यह थी कि सीता के लिए रिश्ता खुद चलकर आया था। दोस्तों, ये सीता वही नौकरानी की बेटी थी जिसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। किसी को ढूंढने जाना नहीं पड़ा इसके लिए रिश्ता। जबकि ऐसा बोलते थे ना कि पढ़ी लिखी लड़कियों को कोई भी शादी नहीं करता है, इसके लिए रिश्ता खुद आया था। लड़के का नाम था शिवाराम, जो 10th क्लास पास कर चुका था, अच्छी फैमिली का लड़का था। क्योंकि सीता एजुकेटेड थी, इस वजह से अच्छी फैमिली खुद चलकर आई थी। लड़के की फैमिली भी बोलती थी कि सीता को आगे पढ़ाएंगे। गीता ना होती तो शायद आज ये सब ना होता। सीता भी किसी नौकरानी वाला काम कर रही होती। उसकी सास ने खुद बोला था, जिंदगी बना दी तुमने चोरी की, वरना हम तो सोचते थे कि शादी एक सिक्योरिटी होती है और कुछ नहीं है उसके आगे। अब दोस्तों, इसकी खुद की बेटी भी 13 साल की हो गई थी, तो एक शादी का प्रपोजल इसकी बेटी विजय बाईसा के लिए भी आया था। दौलत सिंह का बेटा वीर सिंह, जो पैसे में इतने धनी थे कि कोई फैमिली उदयपुर में शायद उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वो लोग खुद रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विजय बाईसा 13 साल की थी, और राजस्थान के पुराने कस्टम्स के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट एज होती है शादी की। इस प्रपोजल के आने पर इसकी सास, ससुर और पति को एक बात पता थी कि गीता कभी नहीं मानेगी अपनी बच्ची की चाइल्ड मैरिज के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़का हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जा रहा था, और उसके माँ बाप चाहते थे कि उसके इंग्लैंड जाने से पहले ही बच्चों की शादी करवा दी जाए, मतलब एंगेजमेंट करवा दी जाए। प्रपोजल को सीरियसली लेना जरूरी था, क्योंकि बड़ी फैमिली थी और ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं आता। लेकिन जो सोचा था वही हुआ। गीता बोली कि मैं अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो अपने पति से भी बोलती है कि पैसे के लिए आप लोगों को अपनी छोरी की जिंदगी का सौदा ना करने दूं। अजय बोला, पैसे की बात नहीं है यहाँ पर। देखो, इसके बाद गीता खुद दौलत सिंह की हवेली में होकर आई थी, जिस हवेली से रिश्ता आया था। एक आलिशान हवेली को देखकर यह हैरान सी हो गई। फिर वो लड़का वीर सिंह जब आया, इसके पैर छुआ। जवान, लंबा, हैंडसम लड़का, संस्कार भी थे। फैमिली वाकई में बहुत अच्छी थी, और ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। इस बात ने गीता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो कर रही थी जो वो सही था। बीच में मतलब टांग अड़ाना रिचुअल्स के। उसे घर लौटते वक्त वो टाइम याद आ गया जब उसकी शादी हुई थी। न जाने कितने ही लड़के देखने के बाद इसकी खुद की माँ ने अजय की फैमिली को सेलेक्ट किया था। देखो, इंडिया में इंसान से ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसका फैमिली बैकग्राउंड। लड़का और उसका बिहेवियर इतना मायने नहीं रखता जितना उसका फैमिली बैकग्राउंड मायने रखता है। गीता ने खुद शादी से पहले अपने हस्बैंड अजय का फेस नहीं देखा था। वो तो शादी के बाद में उसको देखने को मिला। शादी के टाइम पर वहां सीता की शादी हो रही थी। सारे रिचुअल्स को पूरा करके गंगाराम ने अपनी बेटी सीता की शादी कर दी। सारे रिचुअल्स को पूरा करके सीता चली गई अपने घर। वहां वीर सिंह के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे थे, लेकिन कुंडली विजय के साथ मिली थी, तो वो फैमिली इनके जवाब का इंतजार कर रही थी। अब इस बीच एक गलत चीज ये हो गई कि गीता के ससुर साहब को हार्ट अटैक आ गया, और सारी फैमिली एक जगह पर इकट्ठा हो गई। उस वक्त ससुर साहब को सिर्फ एक ही बात जाननी थी कि विजय की शादी का क्या फैसला हुआ। गीता अब भी तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। वीर सिंह एक अच्छा लड़का था, लेकिन चाइल्ड मैरिज को वो कैसे अप्रूव कर दे। समय गुजरता गया। भगवत सिंह यानी इसके ससुर साहब की हालत में कोई सुधार नहीं था, बल्कि
हेल्थ बिगड़ती जा रही थी, कंडीशन बिगड़ती जा रही थी, वो कमज़ोर होते जा रहे थे दिन ब दिन। गीता का दिल बैठा जा रहा था क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये ना रहे तो अजय उनकी पूरी हवेली को संभाल नहीं पाएगा। और एक शाम भगवत सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली और उस हवेली में फिर से मातम छा गया। वो दिन था जब गीता अपनी सास से लिपटकर बहुत रोई, बहुत रोई। उसकी सास ने उसे सांत्वना दी और बोली, मत रो मेरी बच्ची, वो तेरे हवाले छोड़कर गए इस हवेली को। इसके बाद गीता ने फैसला किया कि वो उस हवेली की डिग्निटी और ट्रेडिशन को बचाकर रखेगी जो अब तक चला आया था। और दोस्तों, यहीं पर ये नोवेल खत्म होती है। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो कुछ भी मैंने समझाया है सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।